नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 12 सितंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके यानी 20 सवाल जो जीके के पूछे जाते हैं और 25 सवाल साइंस के। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे के सारे सवाल एक तरीके से हूबहू सवाल जो आप कहेंगे 45 सवाल स्पष्ट रूप से मिल चुके हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि शिफ्ट में 45 में से 40 सवाल मिलते हैं, 2 से 3 सवाल है, सही लैंग्वेज नहीं रहती है, स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाते हैं। तो आज यहाँ पर 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट के सभी सवाल एकदम एग्जैक्ट लैंग्वेज के मिले हैं, आंसर सहित बताने वाला हूं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी इंक्लूड है। हमेशा की तरह सवाल रिपीट भी हो रहे हैं, तो आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कमेंट सेक्शन बताना जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया कितने सवाल यहाँ से आपके करेक्ट हुए हैं। जिन्होंने नहीं भी दिया है तो सारे सवाल हैं, एक तरीके से आपका मॉक होने वाला, टेस्ट होने वाला। कमेंट जरूर कर देना 45 में से आपको कितने सवाल आ रहे हैं। और इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड की थी। और बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर लेना, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और पीडीएफ फाइल वहाँ पर मिल जाती है। और सवाल नंबर 1 आपके सामने, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन प्राइज 2021 किसे दिया गया है? प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है, जो कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ है और उन्होंने कार्य किया है एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में। इस हेतु इन्हें 2021 का अवार्ड 22 फरवरी 2022 को दिया गया है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक की फ्लैश सेल का फ़ायदा उठाते हुए टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करना है। मैक्सिमम 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत 1 ईयर की वैलिडिटी है। 580 प्लस एग्जाम्स के जो भी चाहो एग्जाम मॉक टेस्ट यहाँ पर अनलिमिटेड लगेगा। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित देता है, इसके आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। साथ ही साथ कौन सा सब्जेक्ट या सेक्शन वीक है वो समय रहते बूस्ट कर सकते हो और कैंडिडेट से आपकी तुलना के लिए ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक आप पता कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम जैसा माहौल रहता है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाते हैं जितने एग्जाम्स में स्टूडेंट रहते हैं उसी तरह। तो ज़रूर यहाँ पर इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। अगला सवाल, ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2021-22 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर घटाकर कितनी कर दी है? ब्याज दर यहाँ पर 8.1% कर दी है, पहले थी 8.5%। तो ये मार्च में हुई है। ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए ब्याज को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया है। नेक्स्ट सवाल, 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने। 1926 में ये जो नौजवान भारत सभा है इसकी स्थापना भगत सिंह ने की। काफ़ी बार पूछा जाता है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना है, कहाँ पर हुई है, कब हुई है, किसके द्वारा की गई है? तो 1924 में हुई है कानपुर में। और किन्होंने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली ने। काफ़ी कैंडिडेट की शिकायत रहती है पीडीएफ रेगुलर नहीं मिल रही है और मेरे को भी यहाँ पर रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। स्टूडेंट कमेंट करते हैं थर्ड शिफ्ट का वीडियो आ ही नहीं पाता है, काफ़ी डिले हो जाता है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हूँ, जिसके कारण सही रूप से सो भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये कुछ बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आगे से कोशिश रहेगी जल्द, क्योंकि जब एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा इंक्लूड करते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी समय लग जाता है। टाइप वाइप करने में बार बार क्वेश्चंस को वेरीफाई करना पड़ता है और काफ़ी कुछ तनाव वगैरह है, तो कोशिश रहेगी आगे से इसको बैलेंस किया जाए। N2 अणु इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में आते हैं? N2 अणु यानी नाइट्रोजन की बात होती है, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 2 7, क्योंकि नाइट्रोजन है वो 7 इसका परमाणु क्रमांक है, यानी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें पहले कोष में 2 और बाह्यतम में 5 हो जाएंगे। और 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में N2 फॉर्म करता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाते हैं, 3 3 ये बॉन्ड बना देगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो पूछा है N2 अणु इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में आते हैं? के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है और के उसके बाद एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एल कोष ही बाकी रह गया, 2 तो है नहीं, ज़्यादा है, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम में 5 है, तो ये एल ही होगा आपकी। अगला सवाल यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एका एल्यूमिनियम फॉर्म? एका एल्यूमिनियम यानी बात हो रही है यहाँ पर गैलियम की, Ga की बात हो रही है। एका एल्यूमिनियम है वो गैलियम को कहा जाता है। एका सिलिकॉन यानी एल्यूमिनियम के नीचे वाला जो एलिमेंट आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा ना, वही एका एल्यूमिनियम। एका सिलिकॉन है जर्मेनियम, जो कि Ge से डिनोट करते हैं। तो आपको पूछा एका एल्यूमिनियम, अब आपको पता होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है, Al2O3, और जो एक ग्रुप है ना उसमें वैलेंस संयोजकता है वो समान रहती है, तो Al2O3 है। उसी प्रकार
गैलियम का भी होगा, Ga2O3 हो जाएगा गैलियम ऑक्साइड, इस टाइप से आपको करना था। नेक्स्ट वाला एका सिलिकॉन होता है जर्मेनियम। जून 2022 में आयोजित UWW रैंकिंग सीरीज में 62 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड विजेता साक्षी मलिक है। 59 किलोग्राम में पूछे तो सरिता मोर है। नेक्स्ट वाला भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित होगा? इंद्रायणी मेडिसिटी है मेडिकल सिटी पुणे महाराष्ट्र में स्थापित होगा, और जो एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर वेणुवन बुद्धा विहार किस राज्य में स्थित है? वेणुवन बुद्ध विहार है त्रिपुरा अगरतला में। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है भारत की ये महिला क्रिकेटर है मिताली राज है। बाकी ओवरऑल बात करूं, सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद हैं ये 6 विश्व कप खेलने वाले, कुल मिलाकर ये कैटेगरी में आने वाली तीसरी क्रिकेटर बनी है मिताली राज। और 2022 के वर्ल्ड कप में भी ये थी, तो इस प्रकार 6 क्रिकेटर ये 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली रिकॉर्ड बनाया है फीमेल के केस में, विमेन के केस में। 2022 विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता कौन सी टीम? ऑस्ट्रेलिया रही है, न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था, और उप विजेता इंग्लैंड रही है। सबसे अधिक जो प्लेयर ऑफ द सीरीज, सबसे अधिक रन भी एलिसा हेली के थे, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट वाला नमामि गंगे कार्यक्रम में आसपास के लोग कैसे सहायता कर सकते हैं? तो ये विकल्प थे किनारों से पेड़ों को न काट कर, मल मूत्र विसर्जन न करके, पानी से क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए उसको गर्म करके पिएंगे, पानी में मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियाँ छोड़कर, आई थिंक मल मूत्र विसर्जन न करके, ये करेक्ट होगा। प्रति अमल जो एंटासिड आप बोलते हो, इससे संबंधित गलत कथन कौन सा है? पहला देखिएगा एंटासिड अम्ल है भाई, जब नाम से स्पष्ट है अम्ल का एंटी है, एंटी एसिड है, ठीक है, तो अम्ल तो होगा नहीं, गलत है। एंटासिड सार है, बिल्कुल करेक्ट है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय प्रकृति का है। सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड है, ये भी क्षारीय प्रकृति का। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एंटासिड एसिड है रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? अब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, ये विकल्प थे पंचमढ़ी, मानस, सुंदरवन, ये तीनों ही बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाते हैं। टोटल भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व है वो MAB लिस्ट में है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाली लिस्ट है ना यूनेस्को, उसमें 12 है मान्यता प्राप्त, और 18 भारत के टोटल 18 जैवमंडल हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो ये 18 है कौन से आप देख लीजिएगा और कहाँ पर है, ठीक है। कॉल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, मानस असम, डेब्रू शेखोवा असम, नौकक मेघालय, पन्ना लास्ट में ऐड हुआ है MAB लिस्ट में, ठीक है। मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पूछा जाता है, विकल्प में भी था। अचनकमार अमरकंटक है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, कच्छ गुजरात, शिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, और सेचलम आंध्र प्रदेश, अगस्त्यमाला कर्नाटक तमिलनाडु केरला में, नीलगिरी तमिलनाडु केरला में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार आइलैंड में। और इन 18 में से 12 हैं MAB लिस्ट में। ये 12 कौन से, ये देख लीजिएगा। और ये कब MAB लिस्ट में ऐड हुए हैं? तो नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नौक्रैक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल और बड़ा निकोबार, अचानकमार, अगस्तमलाई और कंचनजंगा लास्ट में ऐड हुआ था पन्ना। टोटल 12 हो गई। अगला सवाल है मार्च 2022 में संसदीय कार्य मंत्री, आपकी इससे पहले ही पूछा गया है, एक दिन पहले ग्रुप D में श्री प्रहलाद जोशी हो जाएंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है? ओडिशा डे को उत्कल दिवस कहते हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा सेलिब्रेट करता है। बिहार में पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है? महिलाओं को वैसे 33% अनिवार्य, लेकिन बहुत से राज्य हैं 50% आरक्षण दे रहा पंचायती राज में। ऐसे कितने राज्य जो 50% दे रहे हैं? तो वर्तमान में 20 राज्य है, जिसमें बिहार भी एक है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर टोटल 21 राज्य हैं जहाँ पर 50% महिलाओं को आरक्षण है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? तो 40 आर्टिकल है मौलिक अधिकार का नहीं, बाकी आपको पता है मौलिक अधिकार 12 से 35 है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीकरण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जिसमें एक स्टेटमेंट था ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण में और हाइड्रोजन हटता है, करेक्ट है। वसा का पायसीकरण कहाँ पर होता है? वसा का पायसीकरण होता है दोस्तों जो डियोडनम है, जो स्मॉल इंटेस्टिन का पार्ट है, तो डियोडनम में होता है वसा का पायसीकरण। तो ये विकल्प आपको दे रखे थे, इनमें आपकी स्मॉल इंटेस्टिन छोटी आंत हो जाएगा। आवर्त 2 के बारे में सही क्या है? अब जब आवर्त की बात होती है ना, तो कोष की संख्या समान रहती है, और कोष की संख्या समान रहती है और उसकी संयोजकता है वो भिन्न भिन्न रहती है। जैसे कि पहले ग्रुप की संयोजकता कितनी, 1, दूसरे की 2,
तो 13वें की 3, 14वें की 4, तो ये सभी संयोजकता है ना। अब 14वें ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो ये 14वें ग्रुप किसी न किसी आवर्त में रहेगा, इसी प्रकार 13वां भी किसी न किसी आवर्त में, तो एक आवर्त तो समान रहेगा, तो यहाँ पर अलग अलग वैलेंसी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सवाल एक और स्टेटमेंट का है, संयोजी यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। एक था धातुएं अधातुओं के इलेक्ट्रॉन का अंतःकरण करके संयोजी यौगिक बनाते हैं, अंतःकरण यानी ट्रांसफर करना। अब संयोजी यौगिक जल में घुलनशील है, गलत है, और धातुएं अधातुओं के इलेक्ट्रॉन का अंतःकरण करके संयोजी यौगिक नहीं बनाते, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं अंतःकरण द्वारा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं आपके। अब जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, जिसमें मेटल ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को, वो बनाता है आयनिक यौगिक, न कि संयोजी यौगिक। और जो ये बता रहा है संयोजी यौगिक जल में घुलनशील, यानी जो सहसंयोजक यौगिक है वो जल में अघुलनशील रहता है, यानी जो ध्रुवीय विलायक है उसमें घुलनशील नहीं रहेगा, और गैर ध्रुवीय विलायक है उसमें जरूर घुलनशील होता है। तो जल तो ध्रुवीय है तो अघुलनशील, लेकिन सवाल बोल रहा है घुलनशील, जो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर SO4 2- और Ba+2 मिलाने पर BaSO4 बनता है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, गंधहीन है, और पानी में अघुलनशील, जो दे रखा था अघुलनशील। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन देखिएगा, वृक्क अपशिष्ट एवं रक्त का शुद्धिकरण करता है, बिल्कुल। जो किडनी होता है अपशिष्ट और ब्लड का शुद्धिकरण करती है। उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी किडनी यानी 2 किडनी होती है, ठीक है। एक जोड़ी मूत्रवाहिका यानी 2 मूत्रवाहिकाएं, मूत्राशय होता है और मूत्रमार्ग होता है, ये भी करेक्ट है, इससे पहले ग्रुप डी में रिपीट भी है। किडनी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है, करेक्ट है। किडनी 180 ml मूत्र उत्सर्जित करती है, ये रॉन्ग दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि नॉर्मल रेंज होती है यूरिन आउटपुट की 800 से 2000 मिलीलीटर होती है, न कि 180 मिलीलीटर। विद्युत शक्ति का सही मात्रक P = VI। कौन सा रोग यौन संचारित विषाणु जनित है? तो निसेरिया है, सुजाक है, सिफिलिस है, सभी तो यौन संचारित है। अब जब विषाणु का पूछा है तो यहाँ पर एक और विकल्प रहा होगा जो करेक्ट है। अब एड्स है, जैसे कि एड्स नहीं था ऑप्शन में, एड्स है, STD डिजीज है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, और जो HIV के द्वारा होती है वायरस जनित है। और गोनेरिया है, ये बैक्टीरिया निसेरिया है, निसेरिया एक तरीके से बैक्टीरिया है जो गोनेरिया का कारण बनता है। सिफिलिस ये भी STD है, बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। एक HPV ह्यूमन पेपिलो वायरस जो वायरस जनित है, ये भी हर्पस है, ये भी सिंप्लेक्स वायरस पूरा नाम है इसका, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस के कारण। तो ये सभी आप देख पा रहे हो वायरस वाले और जीवाणु वाले कौन सी STD है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित सही कथन आपको पूछा है, ये रिपीट हो रहा बार बार सवाल विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, तो पूरा मैं NCERT बता देता हूँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। NCERT 10th क्लास में क्या कहा गया है, और उन इसी फैक्ट से 5 से 6 सवाल आ चुके हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में आप बदलाव करते हो तो अन्य चालक में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो एक चालक में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से पास के चालक में यदि करंट फ्लो होती है तो वो प्रेरण के कारण होती है, इंड्यूस्ड करंट होती है। किसी कुंडली में प्रेरित धारा को या तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर अथवा उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न किया जाता है, बिल्कुल। इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित धारा है, 2 कॉइल है आपके पास, और एक कॉइल में आपको इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न करनी है, तो आप क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर, पास में यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसको आगे पीछे आप गति कराएंगे, या फिर उसके आसपास का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बदलाव करना एक तरीके से, ठीक है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, एक दिन पहले ही पूछा गया है कि कब इंड्यूस्ड करंट विद्युत धारा है जो प्रेरित विद्युत धारा वो अधिकतम होती है, जब कुंडली की डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के 90 डिग्री होती है। और ये जो प्रेरित विद्युत धारा है किस नियम से आप देखते हो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी राइट हैंड रूल का उपयोग होता है। और दक्षिण हस्त नियम कहता क्या है, अपना जो दाहिना हाथ है यानी राइट हैंड है उसकी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को आपको 90 डिग्री के एंगल पर रखना है, और तर्जनी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करेगी। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, और मध्यमा है चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर एक पूछा गया है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास इज रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में प्रकाश का वेग 1.86 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है अपवर्तनांक किसका, लाइट ऑफ
किसका करना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का अपवर्तनांक है जल के सापेक्ष करना है, ठीक है, ग्लास का करना है और जल के सापेक्ष करना है। करना किसका है, उसका वेग आपको नीचे रखना होता है, ठीक है, जब अपवर्तनांक है वेग के रेफरेंस में। यदि यहाँ पर अपवर्तनांक दिए रहते हैं ना, एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है ना, तो जिसका करना होता है उसको आप ऊपर रख देते, लेकिन जब वेग दिया रहता है ना, ध्यान रखना, नोट करना, मैं बता भी चुका हूँ एक वीडियो में, जब वेग दिया रहता है आपको और अपवर्तनांक फाइंड आउट करना है, सापेक्ष अपवर्तनांक है, जैसे कि किसका करना है वो देखना, जैसे ग्लास का करना है, यहाँ पर पूछा है ना, फाइंड द ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेफरेंस में, तो वो वाटर के, अब करना जिसका है ना उसका वेग नीचे रखेंगे और किसके सापेक्ष करना उसका ऊपर रखेंगे। तो इससे आप वी डब्ल्यू, यहाँ पर कितना है वी डब्ल्यू, वाटर का, वाटर में ज़्यादा है प्रकाश की चाल क्योंकि वो विरल है, ग्लास में कम है क्योंकि सघन है। तो ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मिलने वाला है, जो भी भाग देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यदि यहाँ पर ये वेग न देकर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है ना, तो आप उल्टा करते, जैसे ग्लास का पूछता ना तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखते और वाटर का नीचे रखते, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, आहार श्रृंखला का सही क्रम है, भाई इस इमेज से एक तरीके से सवाल आ रहा है, मैंने बार बार इस इमेज को बताया है। तो ये बी वाले पार्ट से, यानी घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सबसे ऊपर बाज है, ये बाज खाएगा सांप को। इसी प्रकार इनसे भी जो पोषी स्तर रहते हैं आहार श्रृंखला के बार बार पूछे जा रहे हैं। 2.5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर लंबाई के पेड़ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भाई जब उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब तो छोटा ही बनना है, कैसा छोटा बनेगा। और 2.5 मीटर यहाँ पर आपको दे दिया है कि फोकस दूरी है इसकी 2.5 मीटर और उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की लंबाई का पेड़ का प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में कहीं भी इमेज रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा पीछे की साइड में बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है, आभासी होगा, सीधा होगा। फाइंड आउट कैसे करना है प्रतिबिंब की लंबाई, तो आपको लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप कहेंगे मिरर फॉर्मूला के साथ साथ आवर्धन की भी जरूरत रहेगी। सवाल में कुछ मिस्टेक रही होगी, यहाँ पर इमेज की भी आपको लंबाई दी रही होगी, उस केस में h'/h जो रेशियो निकलता है, आवर्धन का रेशियो निकलता है, जिसमें आप यहाँ से एक चीज़ फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि f आपको दे रखा है, उत्तल दर्पण है तो 2.5 मीटर पॉजिटिव है। सेकंड केस में आपको h दे रखी है, 10 मीटर की हाइट दे रखी है, तो लेकिन आपको फाइंड आउट करना है v, यानी आपका इमेज की डिस्टेंस कितना दूर है, क्योंकि ऑप्शन में इमेज की डिस्टेंस दे रखी थी। v कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको u यहाँ पर नहीं दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, आवर्धन फॉर्मूले से भी आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास, हाइट ऑफ इमेज नहीं दे रखी है। तो क्या ये इस प्रकार से सवाल था या फिर कुछ और वैल्यू थी, बताना आप। सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होगा, 7 रंग, इजी सवाल। एक परिपथ में 3 प्रतिरोध का रेशियो 2:3:4 है, तो V का विभवांतर विभव का रेशियो क्या होगा, आपको पता है V बराबर होता है IR, यानी V और R आपस में क्या है, समानुपाती है ना, समानुपाती है, इसका मतलब ही क्या हुआ, जो रेशियो आर का है वही रेशियो वी का है, सिंपली। सबसे कम विद्युत प्रतिरोध किस में होता है, सबसे कम इस प्रकार विकल्प थे, सुचालक है, कुचालक है, धातुओं में, तो कुचालक में प्रतिरोध है वो सबसे अधिक रहता है, सुचालक में यहाँ पर मेरे को कम दिख रहा है, बाकी धातुएं भी अपने आप में सुचालक रहती है सभी, कमेंट करना आप, लेकिन धातुओं में भी अलग अलग रेजिस्टिविटी रहती है। तो ये किस चौथा ऑप्शन क्या था, उत्तल लेंस में u बराबर 25, h बराबर 10, v बराबर फाइंड आउट करना। इसमें भी एक वैल्यू नहीं दे रखी है, फोकल लेंथ क्या होगी। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बाकी पूछ लें, विच टाइगर रिजर्व हैज़ मोस्ट टाइगर, सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से बाघ अभ्यारण्य में है, तो सबसे ज़्यादा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, और सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यूनिसेफ की साझेदारी से बीच में ही स्कूल छोड़ने वाली 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को औपचारिक रूप से दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए शिक्षा दिलाने के लिए योजना लॉन्च की, वो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है। रिपीट सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट में आज ही पूछा गया है, और ये है यूनिसेफ की साझेदारी से। पेशीय उत्तक, जो रेखित उत्तक, अरेखित उत्तक है, हृदय पेशीय उत्तक है, इनकी विशेषता से पूछा, जिसमें स्पेशली रेखित और अरेखित पेशी की विशेषता से। तो पूरी एनसीईआरटी का मैं बता देता हूँ, रेखित की विशेषता क्या है, अरेखित की क्या है। रेखित पेशी को दोस्तों ऐच्छिक पेशी कहा जाता है, ठीक है, और ये गति है हम इच्छा अनुसार कराते हैं इनकी पेशियों की, इसलिए ये
ऐच्छिक पेशी आप कहेंगे। और इसे जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं ना, तो ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंग में एक के बाद रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती है, इस कारण इसे रेखी पेशी कहते हैं। इसकी विशेषता प्रमुख रूप से ये रहेगी आपके लिए, ये जो उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। तो इनमें से एक विकल्प ये रहा होगा। और इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी रहती है, शारीरिक गति में सहायक होती हैं, ऐच्छिक होती है अपनी इच्छा अनुसार। अरेखित पेशी जिसे आप चिकनी पेशी बोलते हो, अनैच्छिक पेशी बोलते हो, तो अरेखित पेशी हैं, अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं रहती हैं, जैसे आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की शोषणी में ये अरेखी पेशी पाई जाती है। ये जो कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है, तर्कु रूपी एक तरीके से, और ये एक केंद्रकीय होती है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ हृदय पेशी की, तो हृदय की पेशी जो कोशिका है वो बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है। नेक्स्ट वाला ICAR IIHR, यानी यहाँ पर एक तरीके से IIHR का हेडक्वार्टर पूछा, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और IIHR का पूछा तो बेंगलुरु में है, 1967 में स्थापित है। IICR की स्थापना 1929 को की गई है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है? 1998 में हुई है। हैदराबाद में है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1 थी, लेकिन प्राप्त कितनी हुई? वास्तविक वृद्धि दर पूछा एक तरीके से, 3.6% प्राप्त की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितना लक्ष्य था उससे ज्यादा, लक्षित 2.1, प्राप्त 3.6। इसी प्रकार 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ना, उसमें लक्षित कितनी थी, प्राप्त कितनी थी, आपको पता होना चाहिए, सवाल पूछा गया है यहाँ पर। जैसे सेकंड में लक्षित थी 4.5, प्राप्त किए 4.27। अब मैं प्रत्येक को बताऊंगा ना, तो आपकी पूरा गड़बड़ा जाएगा दिमाग में, तो आपको थोड़ा इसको PDF को भी या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कितनी लक्षित थी, कितनी यहाँ पर आपने प्राप्त की हैं, ताकि आने वाले स्टेप में पूछें, रिवाइज करें तो आप देख पाएँ। थोड़ा लास्ट वाली योजना में ध्यान देना स्पेशल, पहली का पूछा है तो लास्ट में 11वीं और 12वीं का पूछेंगे आपको, 10वीं वगैरह, ये 3 देखना। 10वीं में लक्षित 8.1 थी और वृद्धि हुई है यहाँ पर, वास्तविक को कम मिली है 7.6। 11वीं में 9 लक्षित थी, 8 प्राप्त की हैं। इसी प्रकार 12वीं में भी 9 थी लक्षित। अगला सवाल, किसने बताया कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं, इसका प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है? तो जैव शक्ति सिद्धांत की बात हो रही है, जो कि 1815 में बर्जिलिस ने बताया कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच की घाटियां क्या कहलाती है? तो उसे दून घाटियां बोलेंगे, जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, ये दून घाटियां हैं जो निम्न हिमालय हैं और शिवालिक श्रेणी की मध्य की घाटी है, जिसे दून घाटी पश्चिम में बोला जाता है, पूर्व में दुआर बोला जाता है, उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज कैविटी इन टूथ? टूथ में गुहिकाएं क्या होती हैं, कैविटी क्या होती है? ठीक है, दांतों का जो छेद होता है ना, वो कैविका है, गुहिका है, कैविटी है। बजट 2022 के अनुसार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI के तहत कुल 14 सेक्टर में कितनी जॉब सर्जित की जाएगी? तो यहाँ पर अनुमान है 60 लाख जॉब सर्जित की जाएगी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में, बजट 2022 में बताया गया है। किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष पर कौन कौन से बिंदु होते हैं? मुख्य अक्ष पर आपको पता है, दर्पण की बात है तो ध्रुव P होगा, आगे जाएंगे तो F मिलेगा, उससे आगे जाएंगे तो C मिलेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र जैसे बोलते हो। बैंक संबंधित योजना है, बैंक अकाउंट लिंक करने, जनधन योजना हो जाएगी, नए जीरो अकाउंट वाले हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट, जनधन योजना। एक था 2010 में जो फर्स्ट स्टेप में भी आया था, सेम सवाल, आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस में RBI के द्वारा गठित कमेटी किसकी अध्यक्षता में? YH मालेगाम की अध्यक्षता में। तो ये पूरे के पूरे 45 सवाल आपको कितने आ रहे हैं वो आप कमेंट करके बताना, सही सही सवाल बता देना जो आपको एक तरीके से पता है, बिना आंसर देके ही आप या फिर ऑप्शन देखकर बिल्कुल इजीली उसको आंसर कर पाते। और ये 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट का है। थर्ड शिफ्ट का वीडियो नहीं मिल पाएगा क्योंकि काफ़ी डिले हो गया है, और मैं कोशिश करूँगा सवाल है ना वो PDF में केवल और केवल सवाल डाल दूँ, आंसर आपने आपको फाइंड आउट करना होगा। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। बाय बाय।